नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। डेली राजस्थान की टीम आज पहुंची है जोधपुर ज़िले के घंटियाली ब्लॉक में और घंटियाली ब्लॉक का एक गांव है दादू दयाल नगर। मैं एक गाना गाऊंगा और इस गाने से इस स्टोरी की हम शुरुआत करेंगे। ये गलिया ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। भाई यहाँ न गलिया है ना चौबारा है, एक ऐसा गांव बताएंगे जो गांव तो है लेकिन ना मोहल्ले हैं ना ही गलियां हैं। सबसे पहले हम बताएंगे आपको गांव में पानी की कैसी व्यवस्था है इस बारे में। और हमारे साथ में हैं सामाजिक कार्यकर्ता बाबूलाल जी बिश्नोई। और बाबूलाल जी जो है इस पूरे जोधपुर ज़िले में समाज सेवा के काम करते हैं। लोगों के गांव के विकास के कामों में हमेशा ये तत्पर रहते हैं और बाबूलाल जी ही बताएंगे कि ये पीछे जो है ये क्या है। जी बाबूलाल जी, ये जो गांव है दादू दयाल नगर जी, सबसे पहले तो इस गांव के बारे में बताइए कि यहाँ पे मोहल्ले गलियाँ क्यों नहीं हैं, घर एक साथ क्यों नहीं है। ये दादू दयाल नगर एक गांव है जो अभी पिछले 15 साल पहले ये नया गांव बना था और अभी नई ग्राम पंचायत भी ये बन गई है। पहले चांपासर ग्राम पंचायत में शामिल एक गांव था। उसके बाद लोग अपना अधिकतर यहाँ के जो लोग हैं वो कृषि और पशुपालन पर निर्भर है, इसलिए लोग अपना आवास जो है वो खेतों में बना लिए हैं। गांव की गलियाँ और जैसे आप बता रहे हैं वो उस प्रकार की बसावट नहीं है। ये पश्चिम राजस्थान का जोधपुर ज़िले का एक आखिरी गांव है जो नागौर की सीमा पर बसा हुआ गाँव है। और ये मरुस्थल के अंदर अधिकांश लोग जो है अपने खेतों में रहते हैं, जिसको हम ढाणी बोलते हैं। ढाणी हम लोग निवास करते हैं। और यहाँ पीने की पानी की व्यवस्था को लेकर जो आप पूछ रहे हैं, जिस प्रकार से ये पानी के टाँके जो बनाए हैं, ये पानी के टाँके जो हमारे पूर्वज लोगों ने ये शुरुआत की थी, पानी के जो वर्षा का जो जल संचय है उसको कैसे करना है, वर्षा का जो पानी है उसको संग्रहित करने का एक ये इसका नाम है टाँका। जिससे आप ये देख रहे हैं, ये टाँका जिसका कैचमेंट एरिया बना हुआ है। जैसे बारिश होती है तो वर्षा का जल जो इस टाँके में आता है और एक फैमिली इसके अंदर अपना अच्छे से पानी पी सकती है। इसमें शुद्ध पेयजल होता है, जिसका यहाँ के लोगों को बाहर से पानी को ट्रांसपोर्ट करने की इतनी आवश्यकता नहीं रहती है जब ये टाँका जिस परिवार के पास में होता है। और विशेषकर हम इस पूरे क्षेत्र की जब मैं बात करूँ, घंटियाली ब्लॉक, फड़ौदी ब्लॉक और बाप ब्लॉक की, तो करीब हम लोगों ने हमारे स्तर पर, यानी कि हमारी संस्था के द्वारा करीब हमने 350 टाँके ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों के बनाए हैं जहाँ लोग अपने आप नहीं बना पाते हैं। उन लोगों की हमने इस प्रकार की मदद भी की है। और लोग अपने स्तर पर सरकारी प्रयास से भी काफ़ी लोगों ने अपने स्तर पर टाँके बनाए हैं। और हम प्रयास ये कर रहे हैं कि अधिकांश जो है इस मरुस्थल क्षेत्र के अंदर टाँका ही हमारा एक ऐसा सोर्स है, नेचुरल रिसोर्सेज, जो वर्षा जल को संग्रहित करता है। यहाँ पर सामूहिक कुआं उपयोगी नहीं होगा? किसी वक्त था, क्योंकि वो वक्त निकल गया जब एक आबादी एक साथ रहा करती थी। उस वक्त कुओं पर लोग निर्भर हुआ करते थे। लेकिन अभी वो कुएं जहाँ कहीं भी अपन गाँव में जाएंगे तो अधिकांश कुएं बंद मिलेंगे, क्योंकि अभी कुओं को संचालन नहीं हो रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा काफ़ी जगह पानी के ट्यूबवेल्स बना दिए गए हैं, तो लोग मतलब निर्भर हो गए हैं। वो पहले कुएं के ऊपर डिपेंड थे, स्वयं की उनकी अपनी एक व्यवस्थाएं होती थी, उस व्यवस्था को मैनेज भी करते थे और उन कुओं का संचालन भी करते थे, जिससे वो अपने पानी का सही तरीके से उपयोग कर पाते थे। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो जाली इसके चारों तरफ लगाई हुई है, ये जाली इसलिए लगाई है कि क्योंकि यहाँ के लोग, अधिकांश लोग जो है कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। हमारे यहाँ पशुपालन संख्या ज़्यादा है, जैसे भेड़ है, बकरी है, तो इसमें कोई जानवर अंदर नहीं जाए, किसी प्रकार का इस कैचमेंट एरिया को दूषित नहीं करें, इसलिए ये फेंसिंग कर दिया है सेफ्टी के लिए। ताकि तो ये किसी संस्था ने, सरकार ने बनाया होगा या व्यक्ति ने खुद? ये मुझे जो ये टाँका जो लग रहा है, ये सरकार और संस्था का नहीं, व्यक्तिगत रूप से बनाया हुआ टाँका है जहाँ हम खड़े हैं इस गांव में। और इन्होंने अपने खुद के अपने तरीके से बनाया है इसको, और काफ़ी स्वच्छ भी है और इन्होंने अच्छी फेंसिंग कर रखी है, क्योंकि जब पानी है, पानी की जो शुद्धता बनी रहे, इसलिए। और एक बार का जो बारिश का जो पानी है इसमें जी, वो कितने समय तक, क्या इससे हो जाता है लोगों का? ये मेरे ख्याल से इसकी डेप्थ करीब 15 फीट है और 10 फीट ये चौड़ा है, तो लगभग 6-7 महीने इसमें पानी चल सकता है। और यहाँ नियमित, हालांकि नियमित वर्षा तो नहीं होती, लेकिन
वर्ष में 2 बार बारिश हो ही जाती है। एक तो खेती के वक्त होती है, एक सर्दी के मौसम में होती है। तो निश्चित रूप से इसमें बारिश का पानी स्टोर हो जाता है, जिससे एक परिवार के लिए पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो जाता है। तो आप ये कह रहे हैं कि हर घर के लिए इसकी नीड है? जी, इसमें हर घर में नीड है और लोग अपनी क्षमता के अनुरूप, किसी की कैपेसिटी कम होगी स्टोरेज की, किसी की कैपेसिटी बड़ी हो सकती है, लेकिन पश्चिम राजस्थान के हर गांव के अंदर आपको टांका मिलेगा और टांका उनके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसकी सफाई, इसके जो पानी प्योर रहे, क्योर रहे, दूषित ना हो, इसके लिए क्या लोगों को जागरूकता के भी प्रयास किए जाते हैं या लोग ऑलरेडी जागरूक नहीं, वैसे यहाँ के लोग काफ़ी जागरूक भी है और साल में एक बार इस पानी की टांके की वो सफाई भी कर लेते हैं। और दूसरा, इनको लगता है कहीं कि पानी में कहीं इस प्रकार का कोई जीवाणु कीटाणु है, तो ये यहाँ लोकल लेवल पर जैसे फिटकरी आती है, फिटकरी को भी इस पानी में डाल दिया जाता है, तो उससे पानी फिल्टर हो जाता है। यहाँ हैंडपंप उपयोगी नहीं है? हैंडपंप इसलिए उपयोगी नहीं है कि इस क्षेत्र का जो ग्राउंड लेवल जो पानी जो है बहुत गहरा है और करीब या मान लीजिए 350 फीट से नीचे पहले पानी उपलब्ध नहीं। और फिर घरों के बीच में दूरी भी काफी है, तो फिर कितने हैंडपंप लगाइएगा? संभावना कम है, क्योंकि एक हैंडपंप अगर लगाते हैं तो वो पर्याप्त नहीं होगा एक घर के लिए। बाबूलाल जी, दरअसल ये जो आपके पीछे दिख रहे हैं ये टीलेरी, ये पहाड़ियाँ रेत की है या पथरीली पहाड़ियाँ हैं? ये नेचुरल रेत की पहाड़ियाँ हैं और रेत के टीले हैं, जिसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं सैंड ड्यून्स। ओके, ये तो जैसलमेर में ज्यादा पाए जाते हैं? जी, जैसलमेर में, सम में और दूसरे इलाके में भी हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा इसलिए कि पर्यटक इसलिए थोड़ी पब्लिसिटी ज़्यादा है। बाकी इस इलाके में बहुत से बड़े बड़े टीले हैं। और नेचुरली क्या है कि जब पश्चिम राजस्थान में गर्मियों के दिनों के अंदर जब तेज़ हवाएं चलती हैं, जिसको आंधी बोलते हैं, उस आंधी में ये टीले एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी होते हैं। इसलिए धीरे धीरे करते करते बड़ी संख्या में काफ़ी बड़े ये टीले बन गए हैं। तो इस प्रकार के पश्चिम राजस्थान में कई जिलों में आपको बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जैसलमेर में आपको ये टीले देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ भी क्या पर्यटक आते रहते हैं? और ये जो भौगोलिक हम स्थिति की बात करें इस गांव की, तो क्या है इसके आसपास में कौन से ब्लॉक, कौन से जिले हैं? इसकी दादू दयाल नगर जो गांव है, इसकी लोकेशन जोधपुर और नागौर जिले की सीमा पर बसा हुआ गांव है पश्चिम राजस्थान का। और जिलों की जब बात करते हैं तो इधर जोधपुर है, उधर नागौर है, इस तरफ उत्तर में देखा जाए तो बीकानेर जिला है, और फिर सबसे ज़्यादा दूर जिला यहाँ नियरेस्ट होगा वो होगा जैसलमेर जिला। तो 4 जिलों के मध्य में बसा हुआ एक ये गांव है। ये हर खेत में ऐसा बना हुआ है बाबूलाल जी, ये क्या है, इसके बारे में बताइए। ये आपके ठीक पीछे ये घर? हाँ, ये जो कच्चे झोंपड़ा जो बना हुआ है, ये पशुओं के लिए चारा स्टोरेज है, ये कि हवा से चारा उड़े नहीं और बारिश में भी ये चारा खराब नहीं हो, इसलिए इसकी सुरक्षा की दृष्टि से इन्होंने एक छोटा कच्चा झोंपड़ा बनाया है, जिसमें अपने पशुओं को चारा स्टोर किया जाता है। तो ये इसकी दीवारें जो है मिट्टी से बनी हुई है, पत्थर और मिट्टी से? पत्थर, मिट्टी और यहाँ का जो एक वनस्पति होती है, अरना नाम का एक झाड़ी होती है, उसकी लकड़ी भी इसमें काम में ली जाती है। अरने और आक, इसे बिल्कुल गोल बनाया जाता है जी। इसके पीछे क्या रीजन है? सभी जगह पे गोल? सभी जगह ये ट्रेडिशनल सिस्टम है हमारे यहाँ का, पुराने जमाने से, तो इसी आकार का ही बनाया जाता है। पहले, अभी तो मुझे नहीं पता, अभी लोगों ने ये खत्म कर दिया। पहले बाजरा जो स्टोर किया जाता था, वो अने की लकड़ी से इसी प्रकार का गोड़ बनाया जाता था और उसके ऊपर ये गोबर का लेप किया जाता था। उसमें 1 साल के लिए, 2 साल के लिए बाजरी भी सुरक्षित रखी जाती थी, जिसमें किसी भी प्रकार को कीटाणु नहीं पड़े। जी। आमतौर पे कितना स्टॉक हो जाता है इसके अंदर? इसके अंदर करीब 50 कुंटल तक इसमें वो अपना चारा सूखा डाल सकते हैं। ये जो अब खेतों में रहने लगे हैं लोग, अपने अलग अलग घर, और हर खेत के बीच में दूरी है, और इस वजह से घरों के बीच में भी काफ़ी दूरी है, एक साथ मोहल्ला नहीं है। तो लोगों को किन समस्याओं का, ये मतलब ठीक है इनकी ये वाला जीवन, या इनसे इनको मुसीबतें आ रही है? एक समय सब साथ में रहते थे, अब सब अलग अलग हो गए हैं, दूर दूर रह रहे हैं। तो दूर ये अपनी इच्छा से ही बनाए हैं, लेकिन ये इनके लिए ठीक है या मुसीबत भरा? नहीं, ये दूर इसलिए आ गए कि क्योंकि ये जो भी जितनी भी ज़मीन इनकी पैतृक ज़मीन थी,
जैसे जैसे परिवार बढ़े और लोगों ने ये देखा कि हम क्यों नहीं अपने खेत में ही रहें, पशु भी खेत में ही रहना है, खेती भी वही करना है, तो हमें नेचुरली उस खेत में ही रहना चाहिए। अब खेतों में हर लोगों को अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से अलग अलग खेत है, किसी के पास 100 बीघा खेत है, किसी के पास 50 बीघा खेत है, उसके अकॉर्डिंग इनकी ये बसावट है। अब स्वास्थ्य, जैसे मान लो मैं स्वास्थ्य सेवाओं की बात करता हूँ तो ये बड़ा मुश्किल है कि नियरेस्ट करीब 4-5 किलोमीटर से पहले कोई सब सेंटर यहाँ नहीं है, तो आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। बहुत सी दिक्कतों का इनको सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन जब इनके पास में और कोई सोर्स भी नहीं है तो ये बसें तो कहाँ दूसरी कहाँ जगह बसें, इसलिए इनको अपने खेत में रहना इनके लिए ज़्यादा उपयोगी है। सरकारी योजनाओं का और सरकारी कामों का डेवलपमेंट का जो बात करें वो यहाँ पे कितना मुश्किल भरा है? हाँ, काफ़ी मुश्किल भरा है। हालांकि सरकार भी अपने स्तर पर काफ़ी प्रयास भी कर रही है, इन लोगों तक पहुँचने के लिए कोशिश भी कर रही है, लेकिन सरकार के पास में भी अपनी सीमित संसाधन है। उनके दृष्टि में देखते हुए अगर अपन बात करते हैं जहाँ रोड से जुड़े हुए गाँव हैं या नियरेस्ट कोई ब्लॉक के आसपास के जो गांव है वो ज़्यादा इनसे ज़्यादा डेवलप हैं, इनके पास सुविधाएं थोड़ी कम हैं। क्या क्या चुनौतियां गांव के लोगों में आपको नज़र आती है? कि वर्तमान में यहाँ अगर देखा जाए तो पानी की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ जैसे इस गांव की बात करते हैं, डाणियों की बात करते हैं, यहाँ आवागमन के साधनों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। यहाँ सड़क भी अभी नहीं है, हालांकि सरकारी रास्ते ज़रूर है लेकिन पक्की या ग्रेवल सड़क नहीं है जिस रास्ते से हम लोग अभी आए हैं। तो दूसरा, पशुओं के लिए भी अभी कोई चिकित्सा व्यवस्था का नज़दीकी कोई इस प्रकार का स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। यहाँ के लोगों पशुओं के लिए भी अगर जाना पड़े तो 10-15 किलोमीटर जाना पड़ेगा। और नज़दीकी यहाँ मेरे ख्याल से PSC जो है वो चांपासर है, करीब 4-5 किलोमीटर यहाँ से दूर है। तो काफ़ी समस्याओं को लोगों को सामना करना पड़ रहा है।